लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मिशन 2019 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और मिशन 2019 में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे सरगर्मियां बढ़ रही हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को किस तरीके से एक नई जिम्मेदारी दी गई और सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। इससे पहले मंच कई बार साझा किया है, उन्होंने वोट की अपील कई बार की है, लेकिन वह सक्रिय राजनीति में अभी तक नहीं थी। 2014 में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरेंगी, कांग्रेस में कोई पद उनको दिया जाएगा, वो सक्रिय राजनीति करेंगी, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन 2019 की संजीदगी को समझते हुए कांग्रेस ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन इससे इतर जींद की भी बात जरूरी है, क्योंकि जींद हरियाणा में उस माहौल को तैयार करने का शायद काम कर सकता है जो 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए संजीवनी का काम करे। देखिए, जींद में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी पार्टियों ने रण में अपने दिग्गजों को उतार दिया है। जाटलैंड की शहरी सीट जींद विधानसभा के लिए 28 जनवरी को होने वाले मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के दिल की धड़कन तेज हो रही है। सबसे ज्यादा बेचैनी बीजेपी और कांग्रेस में है। इन दोनों दलों में टिकट के दावेदारों की संख्या 10 से ज्यादा थी। जिन दावेदारों को पार्टी का टिकट नहीं मिला, उनमें कुछ कोप भवन में चले गए और कुछ ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी में भीतरघात का खतरा है। दोनों पार्टियों को ये डर है कि कहीं पार्टी के भीतर ही कोई विभीषण न बैठा हो। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता जींद में एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर जो दावेदार बूथ स्तर तक अपनी टीम को तैयार कर चुनावी रण में उतरने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला ऐसे हालात से अच्छे से वाकिफ हैं। कांग्रेस नेताओं की मजबूरी है कि यदि उन्हें कांग्रेस की राजनीति करनी है तो वो चाहकर भी रणदीप की मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ओर से अपने खास समर्थकों को निजी तौर पर दिया जाने वाला संकेत चुनाव रिजल्ट पर गहरा असर छोड़ सकता है। ऐसी स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। बीजेपी ने दिवंगत विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्डा के बेटे को इनेलो से अपनी पार्टी में लाकर टिकट दिया है, लेकिन जो नेता पार्टी का चेहरा बनने को तैयार बैठे थे, पार्टी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र बरवाला, बीजेपी के प्रदेश सचिव जवाहर सैनी और खाप नेता टेकराम कंडेला की नाराजगी सामने आ चुकी है। पार्टी संगठन और सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए सबको मना तो लिया, लेकिन भीतरघात का खतरा भी टला नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला दावा कर चुके हैं कि बीजेपी का कोई नेता या कार्यकर्ता नाराज नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी बनी हुई है। माना जा रहा है कि लोसपा को जितने भी मत मिलेंगे उतना बीजेपी को नुकसान होगा। इस चुनावी उठापटक और संभावित भीतरघात में जननायक जनता पार्टी की बाछें खिला दी हैं, क्योंकि वर्तमान हालात में जेजेपी को किसी भीतरघात का खतरा नहीं है। चुनाव में जेजेपी ने दिग्विजय चौटाला को मैदान में उतारा है। इस चुनावी मैदान में दिग्विजय कितने मजबूत साबित होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। जेजेपी के बड़े नेता से लेकर ग्रामीण अंचल का कार्यकर्ता ये मानकर चल रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के भीतरघात का फायदा जेजेपी को मिलेगा। जेजेपी को चिंता इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से इनेलो प्रत्याशी उमेद रेणु के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की थी, लेकिन चौटाला को पैरोल मिली ही नहीं। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला जींद आने के इंतजार में थे, लेकिन पैरोल रद्द होने से उनके चुनावी समीकरणों को बड़ा धक्का लगा है। इनेलो के लिए दूसरी उम्मीद की किरण बसपा के साथ गठबंधन और उम्मीदवार का स्थानीय और कंडेला खाप से होना भी है। इनेलो नेताओं का कहना है कि बसपा के साथ गठबंधन होने से खासकर एससी वर्ग का वोट उन्हें थोक के भाव मिलेगा। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर बसपा के संभावित वोट बैंक के आगे खड़े नजर आ रहे हैं। तंवर नामांकन के दिन से ही जींद में मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके ज्यादातर कार्यक्रम न केवल एससी बीसी वर्ग बहुल क्षेत्रों में हो रहे हैं, बल्कि उनमें अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है। सांसद सैनी ने अपना टिकट पंडित विनोद आसरी को इस रणनीति पर चलते हुए दिया है कि पिछड़ा वर्ग तो खुद सैनी के नाम पर और ब्राह्मण वर्ग उम्मीदवार के नाम पर आ जाएगा। लेकिन जींद के राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि सांसद सैनी राजनीति गरीब और पिछड़ा वर्ग की ही करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही उनके पाले में आए ब्राह्मण को थमा दी। दूसरी ओर लोसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित राम राजी शर्मा समेत 2 दर्जन ब्राह्मण नेताओं ने आए मौके पर सैनी का साथ छोड़कर उन्हें बड़ा झटका दे दिया।
लोसूपा को यहां जाट आरक्षण आंदोलन के बाद प्रदेश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर बड़े चमत्कार का इंतजार है। अभी चमत्कार तो 31 जनवरी को ही दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो ये एक राजनीतिक परिस्थिति यहाँ पर जो बनती हुई नजर आ रही है, उसमें हर एक दल की क्या मजबूती है और क्या कमजोरी, ये आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए उनसे तारुफ करा देते हैं आपका, उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। जननायक जनता पार्टी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है अरविंद जी आपका। तरुण भंडारी साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है भंडारी साहब आपका। और उमेश भाटी साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फोन लाइन पर रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। रेणु भाटिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। और शुरुआत अरविंद भारद्वाज जी आपसे करता हूं कि जिस तरह से एक सिनेरियो इस वक्त है जींद उपचुनाव को लेकर के, कोशिशें आप लोगों की तरफ से भी खूब की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से सहयोग भी है, समर्थन भी है, लेकिन जो 2 वीडियो आए सर, थोड़ा सा मैं उसी वीडियो पर पहला सवाल लेता हूं, दादा का और दादी का। हमारे बहुत सारे सहयोगी जींद में इस वक्त मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि उन 2 वीडियो का असर चुनाव पर पड़ सकता है। अरविंद जी, आपकी आवाज़ नहीं हम तक पहुंच रही है। मैं आपके पास दोबारा से लौटता हूं, उसके बाद मैं इसका सवाल का जवाब लूंगा मैं आपसे। रेणु भाटिया जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। रेणु भाटिया जी, सवाल आपसे ये है कि तैयारियां आप लोगों की भी हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सवर्ण आरक्षण जो 10% केंद्र की तरफ से दिया गया, उसको स्टेट को भी लागू करना है। आप लोगों के कुछ प्रवक्ता लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि इसका फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो तब होगा जब आप उसको लागू करेंगे ना स्टेट में भी। देखिए साकेत, हम लोग जो भी कोई चीज बेनिफिशियल किसी के विकास के लिए या समाज के लिए कोई लागू करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि चुनाव है या इसका फायदा लेना है। हम लोग रूटीन में सबको फायदा देने के लिए, सबका भला करने के लिए यहाँ तो चुनाव वाली तो बात ही नहीं है, आगे करते हैं। मैडम गुजरात में कर दिया गया ना, बाकी उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। अब यहाँ पर चुनाव है और आप कर दें तो उसको चुनावी नजरिए से जिससे देखना है देखने दीजिए, लोगों को जिसको फायदा होगा उसको फायदा तो पहुंचाइए। देखिए, बेनिफिट हमने लोगों के सोच से किया है, ना कि इस सोच से कि चुनाव में फायदा हो, परंतु ये लागू भी जल्द होगा और सबको उसका जो उसके हकदार हैं उनको उसका फायदा भी मिलेगा। केवल इस सोच के साथ हम नहीं करना चाहते कि चुनाव है तो कर दिया, अदरवाइज नहीं करते। ये तो रूटीन में एक प्रोसेस था जो आरक्षण जिसको या आप लोग इसको बचा के रख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू करेंगे तो थोड़ा सा और बेनिफिट वहां मिल जाएगा। बचा के क्या रखना, लोकसभा चुनाव का क्यों सोचना? बाकी प्रदेशों में भी तो लागू हो गया, तो क्या वहाँ लोकसभा चुनाव नहीं है? तो ऐसा नहीं वहाँ उपचुनाव नहीं है ना मैडम, भाजपा वहाँ उपचुनाव नहीं है ना रेणु भाटिया जी। बात उपचुनाव या चुनाव की नहीं है, बात है कि लोगों के बेनिफिट में हम कितना कार्यरत हैं, कितना उनको हम सहयोग करते हैं, उनके आगे बढ़ावा करने के लिए उनको कितना हम फायदा दे रहे हैं। बात चुनाव की यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये ठीक है रेणु भाटिया जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। तरुण भंडारी साहब क्या जरा रुक करते हैं। भंडारी साहब, आज एक स्टेटमेंट ओपी धनखड़ साहब का ये आया है सुरजेवाला जी को लेकर के कि ये तो हरियाणा के सगे ही नहीं है, ये पंजाब जाते हैं तो SYL का पानी हरियाणा को ना मिले इसकी बात करते हैं, और पानी को कभी भूलता नहीं है हरियाणा, तो फिर कैसे अपना कैसे मानेगा सुरजेवाला साहब को? सके जी, धनखड़ साहब के इसी बयान से ये पता चल रहा है कि आज जींद का मेन एजेंडा, भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दे क्या है। ये कांग्रेस की कमियां और दूसरे दलों की कमियां अभी भी ढूंढ रहे हैं। ये आज सत्ता में है, ये इन्होंने सबका विकास, सबका नारा दिया था, विकास नाम की चीज आज जींद में इन्होंने एक भी ईंट 4 वर्ष में नहीं लगाई, और आज जींद की जनता इनसे हिसाब बराबर करना। ठीक है तरुण भंडारी जी, आपकी बात भी सही है, आपकी बात सही है तरुण भंडारी साहब, लेकिन धनखड़ जी कहाँ गलत हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कब कहा कि हरियाणा का पानी नहीं मिलना चाहिए? जब वो नहीं सर मैं इसमें ऑब्जेक्ट करता हूं आपको, मैं इसमें ऑब्जेक्ट कर रहा हूं भंडारी साहब। जब पंजाब के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और रणदीप सुरजेवाला मैनिफेस्टो जब लॉन्च कर रहे थे, उस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि पानी नहीं मिलेगा।
पंजाब का पानी पंजाब के पास ही रहेगा साहब। और रणदीप सुरजेवाला वहां पर खुद मौजूद थे उस मैनिफेस्टो को जब लॉन्च कर रहे थे। तो जी मैं बताना, उससे अगले दिन वो, क्योंकि वो केंद्रीय हमारे प्रवक्ता हैं, उनको वहां बैठे जरूर थे, परंतु उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। और उसके अगले दिन चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करके उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं हरियाणा के हक का पानी लेके रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कैप्टन अभिमन्यु उनके सह प्रभारी थे पंजाब में, ये तो वहां उन स्टेजों में शामिल थे जहां कहा जाता था कि एक बूंद भी हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ये बताएं, अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे हरियाणा का पानी हम देंगे नहीं। रेणु भाटिया जी काउंटर कर रही हैं आपको, रेणु भाटिया जी काउंटर कर रहे हैं। रेणु भाटिया जी, रेणु भाटिया जी, ये इनका ये डबल बयान कैसे हो सकता है? जब सुरजेवाला पंजाब का मीटिंग में शामिल थे जहां पे ये कहा गया था कि हरियाणा जब हरियाणा में स्वयं विधानसभा चुनाव पंजाब के हक का पानी पंजाब में कहते हैं कि मैं पंजाब से आपको हक दिला के कर रहे हैं बीजेपी का, ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं हरियाणा में नहीं जाना चाहिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता दो भाषाएं कैसे बोलते हैं? ये थोड़ा सा तरुण जी हाँ बोलिए, रेणु भाटिया जी आप बताएंगे कोई भी बयान इस तरह का दिखा दीजिए जहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला आप लोगों के पास, आप मीडिया वालों के पास मैनिफेस्टो के जिस दिन मैनिफेस्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जरूर होगा आप लोगों के पास, कृपया करके इनको वो जरूर दिखाएं। बिल्कुल वो बयान भी हम रखेंगे सामने। आपके पास वो बयान है, लेकिन एक बार जरा अरविंद भारद्वाज जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद भारद्वाज साहब, आप तक तो मेरी आवाज जी आपकी भी आवाज आ रही है मेरे पास ठीक ठाक इस बार। सवाल वही है सर। साकेत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जींद विधानसभा का जो चुनाव है, जींद एक ऐसी धरती है, बड़ी ऐतिहासिक धरती है और बड़े बड़े राजनीतिक बदलाव जींद से आए हैं इस बार भी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उसने इन सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, इनेलो हो, इन सबकी सरकारें देख ली हैं, इनका राज देख लिया है और अब जनता कहीं ना कहीं इनसे आज विमुख है। इसीलिए जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसलिए दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला जी के साथ जींद की जनता जाएगी और 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आपको पता चलेगा इन सभी राजनीतिक दलों को कि जेजेपी इस चुनाव को जीत गई। दूसरी बात, जो ये आरोप लगा रहे हैं, एसवाईएल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी का भी जिक्र कर रहे हैं, भंडारी जी, केजरीवाल जी का तो कोई प्रवक्ता है पार्टी से नहीं आया, परंतु एक बात बता दीजिए, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रणदीप सुरजेवाला जी जब ये घोषणा की जा रही थी पंजाब में और मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, वही मौजूद थे और वो मैनिफेस्टो की एक कॉपी उनके अपने हाथ में थी। वो उस मैनिफेस्टो की कॉपी को अपने हाथ में लेकर फोटो का पोज कराया और उनके आगे ही कैप्टन साहब ने ये कहा था वहां मंच से, जब घोषणाएं पढ़ रहे थे कि पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते, ये शब्द कहा गया और फिर सबने तालियां बजाई जिसमें सुरजेवाला साहब शामिल थे। इसका क्या अर्थ था? क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसका जवाब दें। दूसरी बात, आज आप रणदीप सुरजेवाला जी की बात कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी पहले कहते थे नरवाना की चौधर लाऊंगा, फिर कहते थे कैथल की चौधर लाऊंगा, आज कह रहे हैं जींद की चौधर। पहले नरवाना छोड़ के भागे, फिर कैथल छोड़ के भागे और अब जींद छोड़ के भागेंगे। तो भाई साहब, ऐसी चाइनीज जो लड़ी थी उसको लाकर आपने गलती करी है, आप पछताएंगे। 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाली। 31 तारीख को रिजल्ट जो भी रहेगा ये जींद ठीक है। मैं इस चीज का मैं जवाब लूंगा और उमेश भाटी जी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मसले को आगे बढ़ाएंगे कि जींद के हित के बारे में कौन बात कर रहा है, विकास की बात कौन कर रहा है और कौन सियासी बानगी सिर्फ और सिर्फ पेश कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटने, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और लगातार हम मिशन 2019 की बात कर रहे हैं और सबसे पहले जींद उपचुनाव, क्योंकि जींद उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हैवीवेट बैटल जिसको कहते हैं, एक भारी भरकम युद्ध है, क्योंकि हर राजनीतिक दल ने अपनी तरफ से टॉप के कैंडिडेट को उतार दिया है और जंग बहुत ही दिलचस्प हो गई है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं उन सबसे। और उसके बाद भाटी साहब से पहला सवाल है मेरा। उमेश भाटी साहब, इंडियन नेशनल लोकदल किस तरीके से कल जिस तरह अभय चौटाला आए और कह दिया कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है, मतलब एक इमोशनल कार्ड खेला है ऐसा कह रहा है, ऐसा सियासी जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि एक इमोशनल कार्ड खेल दिया इन्होंने और ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
साकिब जी देखिए, यूनिवर्सल कार्ड खेला है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो प्रकरण कल 2 दिन के अंदर जो हुआ है वो जींद के साथ साथ पूरे हरियाणा की जनता के सामने है कि राजनीति किस हद तक नीचे जा चुकी है। उसका जो उदाहरण था वो हमें पिछले 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिला है। मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद होनी नहीं चाहिए, ये सबके सामने है। और ये बातें हर आदमी इस बात को कहता है, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन है, कि जी मतों का भेद हो सकता है लेकिन मनों का भेद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। अगर अपनी बात कहने के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी पेरोल पे बाहर आ रहे थे तो उनको अपनी बात क्यों नहीं रखने दी गई, क्यों उनकी पेरोल कैंसिल की गई, और किस तरीके से उसमें परिवार तो आप के तो लोगों सीधा का जो सीधा हाथ सीधा खुला। सीधा आरोप भी लगा रहे हैं, और आरोपी नहीं, आप तो जेजेपी को दोषी बता रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं किस तरीके से सारी चीजें हुई, सारा जो समीकरण था वो सबके सामने था। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज इन सब में निकल कर आई कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, आपके मीडिया के साथियों के थ्रू जिस बात को उन्होंने पहुंचाया उन्होंने लोगों के बीच में, कि जो एक भ्रामक स्थिति फैला रखी थी कि भाई इसमें सारा जो काम किया वो अभय चौटाला जी ने किया है, इसमें ओम प्रकाश चौटाला जी ने कुछ नहीं किया, अगर निष्कासन हुआ है तो भी अभय चौटाला जी की वजह से हुआ है, सारी जितनी भी चीजें हुई है ओम प्रकाश चौटाला की वजह से, अभय चौटाला की वजह से हुई है। लेकिन उन्होंने अपने जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी ने बात रखी, उन्होंने सारी बातें क्लियर की। और एक बात बहुत अच्छी निकल कर आई कि जब स्थिति दयनीय थी इनेलो की, तो उस टाइम अभय चौटाला ने किस तरीके से पूरे परिवार को इकट्ठा कर और अब इंडियन नेशनल लोकदल का आज उस मुकाम पर लेकर आए कि दोबारा से वो उस पोजीशन पे खड़ी थी कि हम पूरे सत्ता के नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन कहां किस तरीके से परिवार के अंदर जो स्थिति बनी और जिस तरीके से भाजपा ने और कांग्रेस ने मिलकर जिस जो तोड़फोड़ करी और जिस तरीके से एक ऐसा स्थिति बन के तैयार अच्छा, हुई, मतलब ये जो तोड़फोड़ हुई है वो भाजपा और कांग्रेस की वजह से हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं भाटी साहब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं रेणु भाटिया जी से इसका एक रिएक्शन ले लेता हूँ। एक सेकंड भाटी साहब, एक सेकंड भाटी साहब, एक सेकंड उमेश भाटी साहब, एक सेकंड, एक सेकंड भाटी साहब, भाटी साहब एक सेकंड होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए भाटी साहब। रेणु भाटिया जी से एक रिएक्शन है। रेणु भाटिया जी, ये गलत कर दिया ना आप लोगों ने, एकदम आरोप लगा रहे हैं ये भाटी साहब की, इनेलो में जो भी तोड़फोड़ हुई है वो आप लोगों की वजह से और तरुण भंडारी जी यानी कि कांग्रेस की वजह से। बड़े अच्छे वक्ता हैं, मैं इनका मान करती हूँ, परंतु मुझे आज नहीं आ रही कि किस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। ये मुझे पहले थोड़ा स्पष्टीकरण दें जनता के सामने, आपके जनता टीवी के माध्यम से, कि ये इनकी परिभाषा क्या है मेहनत की, इनकी परिभाषा क्या है परिवारवाद की, इनकी परिभाषा क्या है लोगों के बीच में कार्य करने की, किस चीज को ये परिभाषित करते हैं। क्योंकि इनके अपने ही परिवार के 2 फाड़ ऐसे हुए हैं और उस 2 फाड़ के बाद भाषा का जो प्रयोग हुआ है, कहीं मतलब हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि पुत्र से मीठा पौत्र, यहाँ तो पौत्र को इतना बुरा कहा गया कि ऐसे पौत्र नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो रहने नहीं चाहिए। मतलब आज तक वो पौत्र बड़े समझदार सुलझे हुए दादा की नीतियों पर चलने वाले थे, कहीं पर ये कह रहे हैं दादा अच्छे नहीं, अब कहते हैं हम परदादा की नीतियों पे चलते हैं। तो ये पहले स्पष्ट करें कि इनके दादा अच्छे थे जिसके साथ ये जुड़े हुए, या इनके परदादा अच्छे थे और अब आज पौत्र बुरे हो गए, देशद्रोही तक हो गए। मतलब जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, ये उस चीज को क्लियर तो करें कि किस तरीके से वो गद्दार और देशद्रोही हैं। यदि वो आप लोगों के पौत्र परिवार के हैं तो आप बोल रहे हैं कि मतभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। यहाँ ये क्या परिभाषा देंगे, मनभेद देंगे या मतभेद देंगे? ठीक है, मैं इन सारे सवालों का जवाब हम लेंगे और कांग्रेस से भी उसका एक रिएक्शन लेंगे। थोड़े से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकना है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उनसे भी सवाल और जवाबों का सिलसिला एक शुरू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। लगातार जींद के उपचुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रुख करते हैं इस चर्चा का। और आप कुछ कहना चाह रहे थे अरविंद भारद्वाज जी। साकेत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वहां पर घूम रहे हैं, खुद खट्टर साहब जब एक दिन होकर गए हैं,
इससे ज्यादा तो वो नहीं आ पाए। तो उस दिन भी वो आकर ये कहते हैं कि मेरे तो 52 एमएलए हैं, मेरी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे जींद हम जीतें या हारें। मतलब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ना इस चुनाव से, कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है कि वो इस चुनाव को हार सकते हैं, तभी ऐसी बात कही। अदरवाइज कोई भी किसी पार्टी का नेता ये नहीं कहेगा, सभी कहेंगे कि उनके लिए चुनाव अहम है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हार गई है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चुनाव जा चुका है। और हम पहले से ही कहते आए कि हमारी जो टक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से है, बाकी तो सब तीसरे चौथे नंबर पे रहेंगी पार्टियां। तो इस चुनाव को जेजेपी जीत कर जाएगी, चाहे तमाम आरोप कोई किसी तरह के लगा ले, कोई किसी तरह के ऑडियो वीडियो कहीं से भी लिया है, जनता सब समझती है। विपक्षी जो राजनीतिक दल होता है, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सभी एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई बयानबाजी, ये सब यही नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं हो, सब जगह ये सब होता रहता है। नहीं, अगर जनता सब अरविंद भारद्वाज साहब, बहुत होशियार है। अरविंद भारद्वाज जी एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो आ जाए वीडियो आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, एज फार एज ओम प्रकाश चौटाला इज कंसर्न, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तब तक तो जायज़ लगता है। लेकिन जब सवाल साहब दादी का आता है, जिनका राजनीति से कोई सरोकार ही नहीं है, न लेना न देना, वो तो अपने पोतों के लिए बोल रही थी। साकेत जी, पता नहीं किस वजह से क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता। फिर खास तौर पर ये पारिवारिक मामला है, क्योंकि दादी जी किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है, इनेलो की भी सदस्य नहीं है, तो उन पर तो प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकता। ये उनका पारिवारिक मामला है, कोई घर की कोई बात है, कोई है तो वो घर में निपटेगी, वो तो एक घरेलू मैटर है, उस पर तो मुझे नहीं लगता चर्चा हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं और वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सदस्य भी नहीं है इनेलो की। तो परंतु हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो कहा, वो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भी है, इनके भी हैं, और फिर राजनीतिक पार्टी के मुखिया है, उनकी मजबूरी है अपने अपोजिशन पार्टी के। ठीक है, उमेश भाटी जी आपको काउंटर कर रहे हैं, उमेश भाटी जी का काउंटर। परंतु साकेत जी साकेत जी बोलिए भाटी साहब। देखिए, अब अभी अरविंद जी ने कहा कि जो पारिवारिक मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो राजनीतिक आदमी होता है और राजनीतिक आदमी अगर समाज में ये कहकर जा रहा है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, समाज की सुरक्षा करूंगा, और समाज में जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो मेरे दादा दादी के बराबर है, मेरे माँ बाप के बराबर है, लेकिन अगर समाज के दादा दादी और माँ बाप की सेवा वो आदमी कैसे कर सकता है जब खुद की दादा दादी और खुद के जो है परिवार के लोग अगर उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा सामाजिक आदमी कैसे समाज को निभा सकता है जो अपने परिवार को नहीं निभा पा रहा है। तो ये बात मैं अरविंद जी की नहीं मानूंगा कि भाई वो पारिवारिक बात है और उससे इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? समाज में सामाजिक आदमी ही काम कर सकता है, और सामाजिक आदमी वही होता है अरविंद जी जो अपने परिवार को भी साथ लेकर चले। जो परिवार को साथ लेकर चलता है वो समाज को लेकर साथ चलता है। जो आदमी परिवार को साथ लेकर नहीं चलता है, मुझे नहीं लगता वो समाज को साथ लेकर चल सकता हो। रिएक्शन भाटी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सोनिया गांधी जी और मेनका गांधी जी एक ही परिवार से हैं और आज दोनों अलग अलग परिवारों से हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। रंजीत चौटाला जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के सगे भाई हैं, आज वो किस पार्टी में है, तो इसमें किसकी कमी रही अगर वो दूसरी पार्टी गए तो ये पारिवारिक मामले नहीं है। ये लोग, एक मिनट भाटी जी मुझे बोलने दीजिए, साकेत जी ने कहे एक मिनट मुझे बोलने देना। ठीक है भाटी जी, जरा सुन लीजिए, भारद्वाज जी को सुन लीजिए। भाटी एक मिनट रुकिए। मेनका गांधी परिवार से आकर एक परिवार में पहुंची है। यहाँ जो दादी है वो उनकी खुद की दादी है, वो कोई अलग नहीं है। दुष्यंत भी उन्हीं के लिए उतना ही है, करण भी उतना ही है, दिग्विजय भी उतना ही है। अच्छा, एक बात बताइए, एक मिनट सुनिए। रंजीत चौटाला जी को जानते हैं? रंजीत चौटाला जी को जानते हैं आप? रंजीत चौटाला जी को जानते हैं भाटी जी? वो सगे भाई है चौटाला जी के। लाभ है उसके अंदर। अगर दादी इस बात को लेकर रही है कि मेरी, देखिए कुछ नहीं है, उनको सिर्फ इतना था कि मुझे देखने तक नहीं आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बात है, उन्होंने राजनीतिक कोई बात नहीं कही है उसके अंदर कि राजनीतिक कोई बात कही हो। वीडियो आप देखेंगे तो उनका जो दुख है वो सिर्फ इतना है। ठीक है, एक बार जरा कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। तरुण भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार तरुण भंडारी जी के बाद चलते हैं। ठीक है, आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक बार जरा तरुण भंडारी जी को सुन लेते हैं, वो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। तरुण भंडारी जी प्लीज। तरुण भंडारी जी, एक लाइन मुझे बोलने दीजिए, एक सेंटेंस बस मुझे। अभी एक वीडियो मेरे पास आया है, मैं कहूं तो आपको वीडियो साकेत जी आपको भेज देता हूं, आप चैनल पे चला लीजिएगा।
जिस वीडियो में जो दादी जी हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है करण चौटाला जी की तरफ से कि आपको क्या बोलना है, उस वीडियो में करण चौटाला जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज है, पीछे पीछे दादी जी उसे रिपीट कर रही है, उसके बाद फिर वो वीडियो शूट किया गया है। तो ये किस आधार पर ये प्लानिंग किन्होंने किया है हम सब जानते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूं, आपने दुष्यंत जी को पार्टी से निकाल दिया, आपकी अलग पार्टी कीजिए, हम कर रहे हैं ये बताने के लिए आप नई वीडियो आप लॉन्च करने जा रहे हैं। पार्टी जी नहीं मर्यादाएं होती है डिबेट की। एक मिनट आप अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आपने दुष्यंत चौटाला जी को पार्टी से निकाल दिया, ठीक है, हमने स्वीकार किया, हमने नई पार्टी बना ली। आज जब दिग्विजय चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी जींद को चुनाव को जीत रहे हैं तो आप रो क्यों रहे हैं? ये हार स्वीकार कीजिए साहब, आप बहाने ढूंढ रहे हैं, हार के बहाने ढूंढ रहे हैं। बात बोली थी कि हमारा जो निष्कासन है वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने नहीं किया है। नहीं ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस को भी इस चर्चा में लेकर के आते हैं। और हमें तरुण भंडारी जी को सुन लेते हैं, तरुण भंडारी जी को सुन लेते हैं। एक सेकंड भाटी साहब, एक सेकंड, अरविंद जी एक सेकंड, मैंने दिया आप लोगों को काफी मौका दिया है। तरुण भंडारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाटी साहब, होल्ड, भाटी साहब ठीक है, भाटी साहब हो गया, ठीक है भाटी साहब, ठीक है भाटी साहब। तरुण भंडारी जी, तरुण भंडारी जी, तरुण भंडारी जी ऐसे तो बोलने नहीं मिलेगा आपको, फिर आप आ जाइए चर्चा में। भंडारी जी चर्चा में आ जाइए आप। हमारे पास रहेगी जनता पिसरी है जी, परिवार की कला की वजह से जनता पिसरी है। जींद का चुनाव हो रहा है, ये दोनों पार्टियां जनता के जुड़े हुए मुद्दों की बात ना करके अपना रोना खेल रही है। ये दोनों पार्टियां, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दिए चुनाव में। आप अरविंद जी अभी मर्यादा की बात कर रहे थे, आप भी रुकिए, आपको सबसे ज्यादा समय मिला, जवाब देने का वक्त, आप रुकने का काम कीजिए। आप क्या कीजिए, मैं बताता हूँ आपको, जो दादी का ना हो पाया वो पार्टी जल्दी क्या हो पाएगी। और दूसरी बात, जो हरियाणा के हितों की बात करते थे, जो कब्जा लेके जो लोग की नहर खोदने जाते थे, आज जो लोगों का समर्थन ले रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आता हूँ आपके पास, सुन लीजिए जरा इनको। आपकी क्या मजबूरी थी केजरीवाल से इतना समर्थन लेने की? आपका दोहरा चेहरा। और दूसरी बात, आप रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की बात कर रहे थे, आपका परिवार तो कहां से चुनाव लड़ा है। अजय चौटाला जी डबवाली, देखिए डबवाली का हाल क्या है, गांव से बदतर है। कई बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद आपने डबवाली का विकास नहीं करवा पाए। और दूसरी बात, दादी और दादा आपके कहाँ है, उनके लिए आपने आप और जादी 12वीं पास आदमी अपने आप को LLB बता रहा है, इतना झूठ आप फैलाओगे। LLB की डिग्री कहाँ है? वो LLB की डिग्री कहाँ है? 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 LLB की बताइए, जो झूठ बोलते। ठीक है, ऐसे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। अरविंद भारद्वाज जी, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है, मैं आप सबको रोक रहा हूँ और रेणु भाटिया जी के पास चलते हैं। रेणु भाटिया जी, सवाल आपसे मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट को उतारा उस कैंडिडेट पर भी सवाल उठे कि आखिर, और नाराजगी भी लोगों ने जाहिर की। हालांकि बाद में आप लोगों ने मनाने की काफ़ी कोशिश भी की, उसका कितना परिणाम निकलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या ये एक प्रथा है बीजेपी में, जब से बीजेपी 2014 से हम लगातार देख रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? देखिए साकेत, एक बार जो जिस परिवार में आ गया वो उसका सदस्य और उसका हम मान करते हैं। जिसने हमारी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया, समझ लिया कि वो किस कीचड़ से निकलकर आज कमल में आए हैं, तो वो हमारे सदस्य हैं। यहाँ तो मैं दोबारा उस बात को जरूर रिपीट करना चाहूंगी। अभी मेरे दो भाई आपस में बहस कर रहे थे कि एक ही परिवार, वो रंजीत चौटाला और फला रिश्तेदारियां गिनवा रहे थे। मैं ये जानना चाहती हूँ इनसे कि क्या ये केवल परिवार की राजनीति है या जनता का कुछ भला भी सोचेंगे। एक साकेत, आपने बात सुनी होगी कि हिस्ट्री रिपीट। आप ये देखें कि एक जमाना था जब किसी विषय पर ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर कोई इल्जाम लगा, एक मिनट आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। कोई इल्जाम लगा उन पर तो उनके लिए
और एक बात बता दूं, परिवार की लड़ाई हो कोई विवाद की लड़ाई परंपरा है। आपके यहाँ जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का सर फोड़ा गया, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की टांगें टूटी गई है ना, इनको अपना पर्सनल याद आ जाता है कि हमारा कितना बेनिफिट है, तो इसीलिए एक दूसरे को काटने वाली इनकी राजनीति शुरू हो गई। कभी भी इतिहास गवाह है, मैंने कहीं पर भी नहीं सुना होगा कि किसी दादी ने अपने पुत्रों को इतनी ऐसी गालियां दी। ये कहते हैं वो दादी राजनीति में नहीं है, मेंबर नहीं है। यदि वो राजनीति में नहीं है, मेंबर नहीं है, तो उनको अपने बराबर अब उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की जरूरत पड़ी। क्या बात कर रहे हैं आप? जो है साकेत, ये डिबेट है, साकेत ये डिबेट है। आगे और 30 साल की ना सोचना। तरुण भंडारी जी, तरुण भंडारी बोलूं अब जरा अपनी बात। एक सेकंड रेणु भाटिया जी, एक सेकंड। मैं तरुण भंडारी जी को काफी देर से सुनना, तरुण भंडारी जी को मैं सुनना चाह रहा हूँ, और मैं बाकी सारे गेस्ट से अपील है कि तरुण भंडारी जी को जरा सुन लेते हैं, उसके बाद में उनको भी काउंटर करना है। एक बार तरुण भंडारी जी, सिर्फ और सिर्फ तरुण भंडारी जी। राकेश जी, मैं जेजेपी की बात का जवाब देना चाह रहा था कि 3 बातें इन्होंने कही। इन्होंने कहा हल्का चेंज करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जितने इनके अजय सिंह चौटाला कभी डब वाली लड़ते हैं, कभी भिवानी, कभी हिसार, और दुष्यंत चौटाला मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद उचाना जाते हैं। ये किस ढंग का, ये किस ढंग के प्यार, और उस आदमी के साथ अलायंस करते हैं, उस आदमी का समर्थन लेते हैं। पहले तो कस्सी फावड़ा लेके ये SYL खोदे जाते थे INLD के बैनर के तले, और फिर आज उस आदमी से समर्थन मांग रहे हैं जिस आदमी ने हरियाणा के पानी के हक के लिए कहा था कि हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इनके परिवार की कला में कभी ये इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। दोनों पार्टियां अपनी परिवार की कला में बिजी है, जनता के हितों से इनको कुछ नहीं लेना देना। जो भारतीय जनता पार्टी ने जींद का हाल कर रखा है, उस विकास को, उस एजेंडे को ये लेके कोई बात नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ कभी दादा की वीडियो आ रही है, कभी पोता की आ रही है, कभी नेना चौटाला की हो रही है। इन बातों में ये दोनों पार्टियां बिजी है। मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ साकेत जी, आज से पहले 3 माह पहले जब भी डिबेट होती थी तो यही प्रवक्ता एक बात कहते थे कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है और हमारी पार्टियां इकट्ठी हैं। आज जींद के चुनाव में आप देख लीजिए, हमारे सभी नेता पार्टी की मदद कर रहे हैं, और ये विपक्ष और सत्ता दल दोनों 2 फाड़ हो चुका है। एक भारतीय जनता पार्टी से राजकुमार सैनी की पार्टी बन गई और INLD से जेजेपी बन गई। ये हाल इन दोनों का है, सत्ता और विपक्ष दल का। और दूसरी तरफ जहां हमारे गुटों की बात हो रही थी, हमारे सभी लोग, भंडारी जी, आप क्या बातें कर सुरजेवाला जी, अशोक तंवर जी, किरण चौधरी, भाषण खत्म हो गया तो डिबेट में ये रहता हुआ भाषण कहाँ से लाए हैं? ये चुनावी मोड में है, ये इलेक्शन से आ रहे हैं। क्या पूरा भाषण वापस किया? आप एक काम करिए, भाषण तो आपने अरविंद नहीं आप एक काम करके साकेत के डिबेट हम बाद में कर लेंगे, पहले कांग्रेस का भाषण करो। तब क्या था बताइए? नहीं, पहले कांग्रेस का भाषण करवा लीजिए चैनल पर, डिबेट हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। आपके पास तो भाषण भी नहीं है, कोई भाषण तो कह रहा हूँ भाषण कर लेते पहले, आपका तो बाद में कर लेंगे डिबेट, जीत के इलेक्शन बाद में देख लेंगे। कोई भाषण करवाने को भी तैयार नहीं है। भंडारी जी को पूरा भाषण देने को नहीं है। आपके तो लीडर आराम से बैठे आराम कर रहे हैं, आत्मा को शांति मिलेगी, मन को तृप्ति मिलेगी। इनहैलो का तो कोई भाषण देने को भी तैयार नहीं है। हमारा बात रखी जो है, आज कोई बात रह जानी थी आपके, भाषण सुनने को भी तैयार नहीं है। हम तो सुन रहे हैं भाषण आपका, आप तो वीडियो बना के भेज रहे हो, वीडियो बना के। तो आपका भाषण सुन रहे हैं हम तो साकेत जी से कह रहे हैं, हम आराम से बैठ के अगर 15-20 मिनट अगर आपको भाषण और देना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कह रहा हूँ भाटी जी, हम तो भाषण सुबह से शाम तक दे रहे हैं, आपका तो कोई भाषण भी नहीं सुन रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी आ रहे थे, आप कर रहे हैं। तो भैया वीडियो लेके आ रहे थे कि अच्छा ठीक है, आप दोनों को जरा रोक रहा हूँ, आप दोनों को जरा रोक रहा हूँ। रेणु भाटिया जी का रुख करता हूँ। रेणु भाटिया जी, अब तो विकास तो ये दोनों, ये सारे मछली बाजार वो छुरा ले नहीं। रेणु भाटिया जी एक चीज बताइए, विकास तो आपके एजेंडे में होगा नहीं, क्योंकि 4.25 साल में आपने जींद का बहुत विकास कर दिया है, तो विकास के नाम पर तो आप वोट नहीं मांग रहे होंगे ना? निश्चित रहिए भंडारी रेणु भाटिया जी, साकेत जी इनको चुप तो कराइए। कांग्रेस को ये डिबेट है क्या है? मछली बाजार बन गया ये तो। चलिए आइए रेणु भाटिया जी। दीजिए, देखिए विकास तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही विकास है। हम लोग 2 तरह की बात नहीं करते हैं कि कभी कस्ती फावड़े लेके चल दिए, कभी आपस में एक दूसरे पे कस्ती फावड़े फाड़ दिए। हम उस तरह की बात नहीं करते हैं।
कि ऐसा व्यक्ति जिसने 4 साल विधानसभा में कुछ ना किया हो अपनी विधानसभा के लिए, आज वो जींद में खड़े हो गए। ऐसे लोग जिनमें दादा पर दादा तक एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाने वाली राजनीति करते हैं, हम ऐसा विकास भी नहीं चाहते हैं और ना कभी कर सकते हैं और ना कभी जनता को उस तरह से हम विकास देना चाहते हैं कि परिवार का तो विकास हो, दादा से लेकर पड़पोते तक तो विकास चले। जरा जींद के बारे में बता दीजिए, क्या किया जींद का अभी तक? जींद के विकास के लिए ही भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी की जीत आपको बता देगी कि जींद में किस तरह से विकास क्या होता है। मैं पूछ रहा हूँ क्या कुछ किया है जींद में अभी तक आपने? देखिए, जींद में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। आप अगर देखें तो करोड़ों में बजट यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के फुटपाथ के लिए। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, कोई आपको क्षेत्र ऐसा नहीं मिलेगा आपके देखिए, जैसे रेणु भाटिया जी, जैसे आपने विकास शब्द का इस्तेमाल किया जींद के लिए, काउंटर के लिए सबके हाथ खड़े हो गए हैं। देखिए, इनका तो काम ही काउंटर करना है, ये और करेंगे क्या? उमेश भाटी जी को जरा सुन लीजिए। रेणु भाटिया जी, उमेश भाटी जी का एक काउंटर ले लीजिए, उसके बाद मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं, विकास के मसले पर जरा एक काउंटर ले लेते हैं उमेश भाटी जी का, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। पहले ही अपने परिवार का काउंटर उमेश ठीक है ना? ठीक है मैडम, बताइए उमेश भाटी जी, अगर 4.5 साल आपने अगर विकास की बयार जींद के अंदर बहाई थी, तो आप नेता क्यों नहीं पैदा कर पाए? वहां पर आपको इनेलो से उधार क्यों लेना पड़ा, अगर आपने इतना काम कर दिया है वहां पर? और अगर आप जींद जाके देखिए तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि 4.5 साल में कितना विकास किया है। आपने मैदान में उतार दिया अपना टिकट देके। साकेत जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। साकेत जी भारद्वाज जी, आ रहा हूँ। आप जो है मिट्टा जी के बेटे को वहां पर लेकर नहीं आते, आप किसी और अपने उसको। अरे बाटी साहब, आपको अपना प्रत्याशी तो मिला नहीं, आप निर्दलीय लेकर के आए और आप कोस रहे हैं बीजेपी को। एक बार अरविंद भारद्वाज जी को सुन लेते हैं। अरविंद भारद्वाज जी। साकेत जी, जो हम आरोप लगाते थे ना कि इनेलो और बीजेपी मिले हुए हैं, आज सच्चाई आ गई। कह रहे हैं भाटी जी कि इन्होंने उधार लिया है इनेलो से, मतलब उधार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सहमति से दिया गया होगा। मतलब मिलके इन्होंने आपस में सांठगांठ करी और कैंडिडेट भेज दिया वहां पे लड़ाने के लिए। मतलब हम जो कहते थे कि मिले हुए हैं, वो सच्चाई है उस बात में। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है और जेजेपी को हराना चाहती है। दूसरी बात, एक बार भाटी जी, बड़े टाइम वेस्ट नहीं करते, बारी बारी बात करेंगे। अभी भंडारी साहब ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, पर वो एक बार भी ये नहीं बोल पाए कि शमशेर सिंह सुरजेवाला जी कहाँ है, जो रणदीप सुरजेवाला जी के पिताजी हैं, मंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, बड़े सीनियर नेता है। मेरा इसलिए था, देखिए मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आए ना आए उनकी मर्जी, हो सकता है बेटे से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, परंतु मेरा ये कहना था कहीं ऐसा ना हो, थोड़ा उनका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई दूसरी सीढ़ी बनकर तैयार हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा भाई साहब ध्यान रखना, रणदीप जी हैं, बिजी है, शमशेर सुरजेवाला जी का ध्यान रखना। बीमार आदमी के बारे में आप राजनीति कर रहे हो। जो व्यक्ति बीमार है आप संभाल लीजिए, आप अपने दादा दादी को तो संभाल नहीं पाए, जगलियां लेके आप घूम रहे हो। जो हरियाणा के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहा था उसके साथ आप पार्टनर बन गए। आपका चेहरा तो जनता देख चुकी है और एक कार्य तो आपकी बनी नहीं आज तक। एक एक करके जो आपका परिवार है उसके बारे में जनता जानती है। इतना निरंतर की राजनीति आप लोग करोगे, ये जनता आपको जवाब देगी। जितना निरंतर एक बुजुर्ग आदमी जो आप बीमार है उसके बारे में की चर्चा करना, ये जब आप हमें कोई दुख नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप अपने दादा दादी के नहीं हो पाए, अपने परिवार के नहीं हो पाए, आपने अपने दादा दादी को नहीं संभाल पाए, आप दूसरे बुजुर्गों का सम्मान क्या करोगे? चलिए ठीक है। देखिए, ऐसे किसी की आवाज समझ में ही नहीं आ रही, आप दोनों कह क्या रहे हैं। कुछ सीखने को मिला क्या आपको? दूसरों का आरोप लगा रहे हो, दूसरों के परिवारों पे, आप अपना तो घर जाके देखो। आप कांच की परिवारों पे आरोप लगाते रहे हो, पहली बार आरोप लगे। आपके दादा दादी लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। आपके दादा दादी लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे आरोप। आप उनको बताइए, वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे, हम नहीं लगा रहे। आप उनके वीडियो का जवाब दीजिए।
हम मेरा आरोप लगा रहे। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि जींद उपचुनाव में जीत किसकी होगी, बादशाह कौन बनता है और कौन 2019 के लिए सबसे पहली सीटी जीत की बजाता है, और ये बताता है कि उसी में दम है, बाकी सब पानी कम है। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है जनता टीवी पर। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।